हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका लास्ट मिनट रिविजन वीडियो फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सब्जेक्ट जो कि आपका सेमेस्टर एग्जाम में आने वाला है ऑन 20th दिसंबर, उसके लिए हम लोगों ने लास्ट मिनट रिविजन वीडियो प्रिपेयर किया है जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे सभी चारों यूनिट्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो बच्चों लोग पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 में बच्चों ये आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी यूनिट है जिसमें आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या मीनिंग है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, आखिर क्यों ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ज़रूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन में, इस बारे में डिस्कस किया गया है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक हमारा है HRM। HRM और उसका मीनिंग, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आखिर होता क्या है। तो बच्चों, आपका जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है वो एक टाइप का ऐसा प्रोसेस होता है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जिसके जरिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक बिजनेस में जो ह्यूमन रिसोर्स है, यानी कि जो ह्यूमन एसेट है, ह्यूमन एसेट आप कह लीजिए, ह्यूमन रिसोर्स कह लीजिए, या फिर आसान भाषा में आप एम्प्लॉयज कह लीजिए या वर्कर्स कह लीजिए, इनका जो रिक्वायरमेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में जो काम हो रहा है उसको करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है, एक सिस्टमैटिक वे में इस रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें किन लोगों की ज़रूरत है, क्या स्किल्स उनके पास होना चाहिए, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनके पास होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए, और हमको ऐसे लोगों को कहाँ से रिक्रूट करना है, कहाँ से अपॉइंट करना है, कहाँ से हम ऐसे एम्प्लॉयज, ऐसे वर्कर्स अपने ऑर्गेनाइजेशन में ला सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बना सकते हैं। और जब हम ऐसे लोगों को एम्प्लॉय कर ले अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके बाद इन लोगों का कैसे हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करा सके, कैसे इनके स्किल्स को डेवलप कर सके, कैसे इनके करियर ग्रोथ को हम लोग हेल्प कर सके, फैसिलिटेट कर सके, और कैसे हम इन लोगों की हेल्प करें कि ये अपने पर्सनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव के साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को भी अटेन कर पाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम करते हैं उनको मैनेज करता है हर तरीके से, उनके रिक्रूटमेंट से लेके स्टूडेंट्स, उनके करियर ग्रोथ यानी उनके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तक, उनको रिटेन करने तक, कि कोई भी हमारा एम्प्लॉय या वर्कर हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के किसी राइवल फर्म में या राइवल ऑर्गेनाइजेशन में ना जाए, कि ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ बना रहे। तो ये सारा क्या पार्ट है, ये सारा काम आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कार्य होता है या फिर काम होता है, कि वो इस चीज़ का ध्यान देते हैं और ये सारी चीज़ें जो होती है वो एक सिस्टमैटिक वे में, एक ऑर्डरली मैनर में की जाती हैं। तो बच्चों, आपके हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि आखिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या होता है। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है लोगों को ऑर्गेनाइजेशन तक लाने का, ऑर्गेनाइजेशन में ही उनको रिटेन करने का और उनके करियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे भी ध्यान देने का, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ के बीच अच्छे रिलेशनशिप्स बनाने का। तो फिर अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस आता है रिक्रूटमेंट में, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, एम्प्लॉय रिलेशंस, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, लीगल फॉर्मेलिटीज या लीगल जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसे कि आपका फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, वर्कर्स कंपनसेशन हो गया, ये सारी चीज़ें जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करना, एंड सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, गुडविल ऑल्सो, कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। सबसे पहला इंपॉर्टेंस अगर हम रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है कि राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, यानी कि जो भी जॉब, जो भी वैकेंसी है उसके लिए हम सही कैंडिडेट को ढूंढें
और उसको फाइनली अपॉइंट करे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि जो जॉब रिक्वायरमेंट है उसको वो सही तरीके से फुलफिल कर सके। तो रिक्रूटमेंट में क्या होता है, एक पूल क्रिएट किया जाता है जहाँ पे लेट्स सपोज कि आपके पास अगर 5 वैकेंसीज हैं, तो 50 कैंडिडेट्स का पूल क्रिएट कर दिया है लोगों ने कि 50 लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में उस वैकेंसी को फिल करने के लिए, उस वैकेंसी पे काम करने के लिए। तो यहाँ पे ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है। एचआरएम क्या करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर क्या करता है कि वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फैसिलिटेट करेगा, कि वो लोगों को बताएगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये पर्टिकुलर जॉब है जो अभी वेकेंट पड़ी है, हमें इसके लिए लोगों को अपॉइंट करना है और ये क्वालिफिकेशंस हैं, हमें ये स्किल्स चाहिए, ये क्वालिफिकेशंस चाहिए और इतना एक्सपीरियंस चाहिए इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो यहाँ पे अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म्स अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर हम लोग प्रॉपर डिसाइड करेंगे कि कौन सा मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट है जिसे हम लोग फाइनली चूज करेंगे। तो रिक्रूटमेंट में क्या होता है, एक पूल क्रिएट किया जाता है। फिर आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या है कि अब 5 वैकेंसीज आपके पास हैं, अगर हम ये एग्जांपल लेके चलते हैं, बट आपके पास कैंडिडेट कितने हैं, 50 कैंडिडेट। तो अब आपको 45 तो आप हटा देंगे, सिर्फ आप 5 को ही सिलेक्ट करेंगे। तो जो आपने मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स चूज किए रिक्रूटमेंट में, लेट सपोज रिक्रूटमेंट के बाद आप जब सेकेंड स्टेज पे गए तो आपने सिर्फ 25 लोगों को चूज किया कि ये मोस्ट एलिजिबल है। अब इन 25 लोगों का आप और फर्दर टेस्ट लेंगे, प्रीलिमिनरी टेस्ट लेंगे, इंटरव्यू होगा, सब कुछ होने के बाद जो मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे सिर्फ उनको सेलेक्ट किया जाएगा जो बेस्ट रहेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये भी एचआरएम का ही काम होता है। एचआरएम ये देखता है कि हमने मोस्ट एलिजिबल, जो सबसे ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट है, उसको ही चूज किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर आता है एम्प्लॉय रिलेशन। एचआरएम जो आपका एचआर डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट इस चीज का ध्यान देता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस जो हैं वो कॉर्डियल हैं और वो अच्छे हैं। कोई भी डिस्प्यूट होता है मैनेजमेंट या एम्प्लॉयज के बीच में, तो वो जो एचआर डिपार्टमेंट है वो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करता है, ताकि एम्प्लॉयज भी खुश रहे और एम्प्लॉयर भी खुश रहे। क्योंकि जब तक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होंगे, ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्यूट्स होंगे, ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली वर्क नहीं कर पाएगा, और जहां स्मूथ वर्क नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव नहीं हो पाएंगे। फिर आता है लीगल कंप्लायंस। लीगल कंप्लायंस जैसे कि आपका वर्कर्स एक्ट हो गया, फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, या जो इंडस्ट्रियल रेगुलेशंस होती हैं और चाइल्ड सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं, विमेन सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं, या सेफ्टी रिक्वायरमेंट होता है वर्किंग एरिया में, चाहे वो फैक्ट्रीज हो या फिर नॉर्मल डिपार्टमेंट्स हों। ये सारे जो लीगल रिक्वायरमेंट होते हैं, लीगल कंप्लायंस करना नेसेसरी होता है, ये सारे कंप्लायंस कौन करता है, ये करता है आपका एचआर डिपार्टमेंट। एचआर डिपार्टमेंट ये ध्यान देता है कि किसी भी तरीके का इलीगल एक्टिविटी नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके से फैक्ट्रीज एक्ट या जो भी एक्ट्स आपके कंट्री में बनाए गए हैं फॉर द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की सेफ्टी के लिए या प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनको कहीं से भी मिसयूज नहीं किया जा रहा, उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाए। तो ये जो कंप्लायंस होता है, लीगल कंप्लायंस, एचआर डिपार्टमेंट देखता है। फिर होता है आपका सॉल्विंग डिस्प्यूट्स। अब जैसे कि कोई एम्प्लॉयज हैं, दो एम्प्लॉयज का आपस में बहस हो गया, कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, किसी एम्प्लॉय को मैनेजमेंट से कोई इशू हो गया, ऐसे में ये एम्प्लॉयज एचआर डिपार्टमेंट पे जाके अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनका ग्रीवेंस रिड्रेसल होता है, यानी कि इनके डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाता है। जो गिल्टी होता है उसको फाइन देना पड़ता है, या उनके गिल्ट या उनकी गलती के अकॉर्डिंग उनको पनिशमेंट मिलता है। पनिशमेंट इन द सेंस कि उनको चाहे तो जॉब से कम्प्लीटली निकाला जा सकता है अगर उन्होंने कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई काम किया है जो कि नहीं बर्दाश्त किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर उनको सस्पेंड किया जा सकता है, या प्रॉपर इंक्वायरी की जा सकती है मैटर में, या फिर उनको फाइन के लिए बोला जा सकता है, या फिर एक नॉर्मल अपॉलजी से भी काम चलता है। ये डिपेंड करता है कि जो डिस्प्यूट हुआ है वो किस लेवल का डिस्प्यूट हुआ है और उसने उस डिस्प्यूट ने किस लेवल तक अफेक्ट किया है विक्टिम को। फिर आता है आपका गुडविल। जो एचआर डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट ये इंश्योर करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल है वो स्ट्रॉन्ग किया जाए। अब एचआर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल कैसे स्ट्रॉन्ग करता है,
ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कल्चर को पॉजिटिव बनाकर। जैसे कि अब बायजूस है, तो अब बायजूस का वर्क कल्चर और अनअकैडमी का वर्क कल्चर ये दोनों ही डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि दोनों के एचआर डिपार्टमेंट डिफरेंट है, दोनों अलग तरीके से काम करते हैं। कुछ लोगों को बायजूस का वर्क कल्चर समझ में आता है, कुछ को अनअकैडमी का समझ में आता है। ठीक उसी तरीके से जो वर्क कल्चर है उसको अगर पॉजिटिव बनाया जाए, अगर एक एचआर डिपार्टमेंट ये इंश्योर करे कि हम बेस्ट कैंडिडेट्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाएं, ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनाएं, उसके बाद ऐसा वर्क कल्चर बनाए कि ये जो टैलेंट हमने रिक्रूट किया है, ये जो टैलेंटेड लोग हमारे पास हैं, ये जो स्किल्ड लोग हमारे पास हैं, ये हमको छोड़ के किसी रैवल फर्म में या रैवल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट ना बने। ये हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहें और हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन को इनके स्किल्स, इनके एक्सपर्टीज से बेनिफिट मिले। तो यहाँ क्या है, ये जब गुडविल बनता है तो एचआर डिपार्टमेंट ये गुडविल बनाता है कि हमने जो टैलेंट अक्वायर किया, ये टैलेंट मैक्सिमम टाइम तक हमारे ही साथ रहे। तो इसके लिए क्या करता है, ये वर्क कल्चर को पॉजिटिव बनाता है। उनको प्रॉपर वेजेस देना, प्रॉपर रेम्यूनरेशन देना, उनके ग्रीवेंस को रिड्रेस करना, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट उनको प्रोवाइड करना जो उनके करियर के लिए और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, उनको फन एक्टिविटीज़ कराना, उनके साथ अगर कोई भी कुछ इशू हो रहा है, डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, उन्हें सॉल्व करना। तो ये सारी चीज़ें करके एक प्रॉपर, हाँ, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, कि परफॉर्मेंस अप्रेजल हो, आइडेंटिफाई किया जाए उनके काम को, उनके अचीवमेंट्स को। तो इससे क्या है, वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहता है, एम्प्लॉय खुश रहता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने से और वो नहीं चाहता है। तो एचआर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक गुडविल बनाता है मार्केट में कि इस ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है। फिर हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों आपका है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। बच्चों आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होता क्या है कि ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने और एम्प्लॉयज़ का रिक्वायरमेंट है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो अभी करंट एम्प्लॉयज़ हैं, इसके बाद फ्यूचर में आने वाले टाइम में या अभी के टाइम में कितने एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ का रिक्वायरमेंट है या कितने एम्प्लॉयज़ को हटाना है, और अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो फिर हमें कौन से स्किल्स, कौन से क्वालिफिकेशंस के एम्प्लॉयज़ का रिक्वायरमेंट है, किस टाइम पीरियड में हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगा। जैसे कि अगर आप फोरकास्ट कर रहे हैं, एचआर डिपार्टमेंट ये फोरकास्टिंग करता है कि अगले 6 महीने में ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्सपेंशन प्लान है उसे इफेक्टिव बनाने के लिए हमको 100 मोर वर्कर्स का रिक्वायरमेंट पड़ेगा जिनके पास ये पर्टिकुलर स्किल्स होनी चाहिए। तो ये क्या होता है, यही होता है आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि कितने ह्यूमन रिसोर्स यानी एम्प्लॉयज़ को हमको अक्वायर करना है, कितने टाइम पीरियड में अक्वायर करना है और कौन से स्किल्स और क्वालिफिकेशंस उनके पास होने चाहिए। इसी के साथ हम किस वे में उनको अक्वायर करेंगे। क्या हम एक प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रोसेस करेंगे या फिर हमको, जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके डिपार्टमेंट्स अलग अलग स्टेट्स में हैं, लेट्स से ऑर्गेनाइजेशन ए का एक ऑफिस लखनऊ में है, दूसरा ऑफिस दिल्ली में है। नाउ दे आर प्लानिंग टू ओपन अनदर ऑफिस इन मुंबई, एक नई ब्रांच मुंबई में खोलना चाह रहे हैं। बट अब मुंबई में जो ब्रांच खुलेगी वो, उसकी ओपनिंग 3 महीने में है। अब 3 महीने में हमको मुंबई की ब्रांच के लिए भी एम्प्लॉयज़ चाहिए, वर्कर्स चाहिए। तो होता क्या है कि फिर वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आएगा, क्योंकि लखनऊ में मेन ब्रांच है तो ब्रांच ए में देखा जाएगा कि हाँ यहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, तो हम लोग कुछ एम्प्लॉयज़ का ट्रांसफ़र कर सकते हैं मुंबई ब्रांच में, कि कुछ एम्प्लॉयज़ को हम मुंबई ब्रांच में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमें 50 एम्प्लॉयज़ का रिक्वायरमेंट है मुंबई ब्रांच के लिए, तो हमने 10 एम्प्लॉयज़ लखनऊ ब्रांच से ट्रांसफ़र कर दिए, 6 एम्प्लॉयज़ हमने दिल्ली ब्रांच से ट्रांसफ़र कर दिए। रिमेनिंग एम्प्लॉयज़ जो हैं, कुछ को हमने रेफरल्स से रिक्रूट किया, कुछ को हम लोगों ने इंटरव्यू के लिए चूज़ कर लिया कि हम लोग इनका इंटरव्यू लेंगे या फिर हम कैंपस रिक्रूटमेंट करेंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में ये चीज़ भी आती है कि हम जो ह्यूमन रिसोर्स हमें अक्वायर करना है, ये हम कौन से डिफरेंट सोर्सेज से अक्वायर करेंगे
और कितने टाइम पीरियड के अंदर हमको इन्हें अक्वायर कर लेना है और इसके बाद हम इनको कैसे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड कराएंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हम इसी चीज को कहते हैं। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आपका नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशंस। अब बच्चों, आपके जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है उसके कुछ सर्टेन लिमिटेशंस होते हैं, जैसे कि फोकास्टिंग। अगर आप फोकास्टिंग कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपका फोकास्ट है, क्योंकि आप एक फ्यूचर की संभावना देख के चलते हैं, लेके चलते हैं कि फ्यूचर में ये चीज़ हो सकती है, इतना रिक्वायरमेंट हो सकता है। यानी कि आप श्योर नहीं है कि वाकई हमको उतना ही रिक्वायरमेंट लगेगा, वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो फोकास्टिंग कभी एक्यूरेट नहीं हो सकती। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो फोकास्टिंग के बेसिस पे की जाती है। तो यहाँ पे जब फोकास्ट अगर गलत हो गया तो आपका प्लानिंग भी गलत होगा और उसकी वजह से जो आपने स्टेप्स लिए होंगे ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूट करने के लिए वो भी कहीं ना कहीं अफेक्टिव नहीं होते। तो पहला ये लिमिटेशन आता है कि ये फोकास्ट बेस्ड होता है, जो कि हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देता है। फिर दूसरा आपका आता है रेजिस्टेंस टू चेंज। अब कई बार क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग सिर्फ रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ही नहीं करती है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट आपके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को भी फोकस करता है अपने एग्जिस्टिंग एंड न्यू एम्प्लॉयज दोनों के लिए। तो जो ओल्ड एम्प्लॉयज हैं वो यूजली क्या करते हैं, अगर उन्हें कोई न्यू मेथड सिखाया जा रहा है, वर्किंग सिखाई जा रही है थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अक्सर वहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ जाता है ओल्डर एम्प्लॉयज के थ्रू, क्योंकि उनको आदत है पुराने तरीके से काम करने की। तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनके लिए ये चीज़ बेनिफिशियल नहीं है, कहीं ना कहीं उनके पोजीशन पे कोई खतरा है। इस वजह से यहाँ पे रेजिस्टेंस टू चेंज भी फेस करना पड़ जाता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को। तो एक लिमिटेशन ये आता है। फिर प्लानिंग प्रोसेस इतना इजी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा रिजिडिटी रहती है प्लानिंग प्रोसेस में। तो इस वजह से थोड़ा सा इशू आ जाता है कि आप प्लानिंग जो है, जो प्लानिंग प्रोसेस है वो आप चेंज नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपने जो प्लान प्रिपेयर किया है आप उसको फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपके प्लान के अकॉर्डिंग ऑलरेडी चीज़ें कहीं ना कहीं स्टार्ट हो चुकी होती हैं फंक्शन करना। तो अगर आप उसको फ्रीक्वेंटली प्लान्स को चेंज करोगे तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, आपको एंड रिजल्ट सही नहीं मिलते। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में अक्सर ऐसा होता है कि रिजिडिटी इन प्लानिंग फेस करनी पड़ जाती है। फिर एक इश्यू ये भी आता है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है लोगों को रिक्रूट करना। जैसे अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस ही हम लोग ले लें तो पहले ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों का रिक्वायरमेंट है, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है। फिर हम कहाँ से उनको अपॉइंट करेंगे, कहाँ से हम पूल क्रिएट करेंगे। फिर शॉर्ट लिस्टिंग करना, स्कैनिंग करना, स्क्रीनिंग करना, इंटरव्यूज लेना, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट लेना, पर्सनालिटी टेस्ट लेना, उसके बाद जाके कहीं आप किसी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं, फाइनली अपने ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनाते हैं। तो इससे क्या होता है, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहता है। अगर सब कुछ जल्दी किया जाए तो भी कम से कम 1 हफ्ते से 10 दिन का टाइम लग जाता है एक न्यू एम्प्लॉय को रिक्रूट करने में, मिनिमम टाइम पीरियड है ये। तो फिर इससे क्या है कि कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के वर्कफ्लो में प्रॉब्लम आती है और रिजिडिटी भी आती है और इश्यूज होते हैं। तो ये कुछ बेसिक आपके लिमिटेशंस हैं ह्यूमन रिसोर्स के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट the other topic, that is job analysis। तो बच्चों, जॉब एनालिसिस क्या होता है? जॉब एनालिसिस बेसिकली आपका जो भी जॉब होता है उसके बारे में आपको प्रॉपर डिटेल देता है कि इस जॉब का क्या रिक्वायरमेंट है। डिटेल इन द सेंस कि ये जॉब एनालिसिस बताता है कि अगर हम किसी को इस जॉब के लिए एम्प्लॉय करना चाहते हैं तो पहले हमें ये पता हो जाए कि जॉब क्या डिमांड कर रही है, कि जॉब की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इस जॉब को करने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशंस चाहिए होंगी, इस जॉब के लिए अगर किसी को अपॉइंट किया जाता है तो कौन सा स्किल उसके पास होना चाहिए।
साथ ही साथ इस जॉब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, कहाँ पे फिर इनका रिपोर्टिंग करना है, कि कौन सबॉर्डिनेट है, कौन सीनियर है, ये सारा आपका जॉब एनालिसिस का पार्ट होता है कि वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी, बेनिफिट्स इसके साथ क्या देने पड़ेंगे और क्या चीज़ें जो इस जॉब को करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं है तो हम उनको हटा सकते हैं, रेम्यूनरेशन हमको क्या देना होगा, ये सब आपका जॉब एनालिसिस का पार्ट हो जाता है। यानी कि पर्पस ऑफ जॉब क्या है, जॉब का क्या पर्पस है, जॉब का क्या रिक्वायरमेंट है, जॉब के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कितना टाइम पीरियड लगना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके जॉब एनालिसिस का पार्ट होती हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जॉब एनालिसिस बेसिकली जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन क्रिएट करना होता है कि जॉब एक्चुअली है क्या और किस चीज़ से रिलेट कर रही है। फिर आपका आता है जॉब डिस्क्रिप्शन। बच्चों जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, जॉब की डिटेल्स को मेंशन किया जाता है। यानी कि जॉब का जैसे जॉब एनालिसिस में प्रॉपर एनालाइज किया जाता है, एचआर डिपार्टमेंट ये एनालिसिस करता है कि जॉब का क्या रिक्वायरमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ड्यूटीज हैं, क्या क्वालिफिकेशन सबसे बेस्ट रहेंगी इस जॉब को करने के लिए। फिर एचआर डिपार्टमेंट जॉब डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करता है जिसमें वो मेंशन करता है आफ्टर इट्स एनालिसिस, यानी एनालिसिस को करने के बाद जॉब डिस्क्रिप्शन में एचआर डिपार्टमेंट ये डालता है कि इस जॉब की ये फाइनल ड्यूटीज रहेंगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, ये क्वालिफिकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो होना चाहिए, और ये रेम्यूनरेशन रहेगा, ये वर्किंग कंडीशन रहेगा इस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए। यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स हैं या इम्पोर्टेंट इंसाइट्स हैं एक जॉब के लिए, जो डिस्क्रिप्शन बाहर दिया जाता है कि लोग जो अपॉइंटमेंट के लिए आएंगे तो उनको पता रहे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने से पहले कि जो वैकेंसी है वो किसके रिगार्डिंग है। फिर आता है आपका जॉब स्पेसिफिकेशन। बच्चों जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या होता है कि प्रॉपर वे में जॉब एनालिसिस में एनालाइज किया जा रहा था कि क्या चीज़ें हैं, कैसे जॉब को करना है, जॉब का क्या रिक्वायरमेंट एवरीथिंग है। जॉब डिस्क्रिप्शन में एक इंफॉर्मेशन दी जाती है कि ये पर्टिकुलर वर्किंग कंडीशन रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, ड्यूटी रहेगा, क्वालिफिकेशन चाहिए होगा। बट जॉब डिस्क्रिप्शन जो होता है बहुत डिटेल्ड नहीं होता है, इंफॉर्मेटिव हम लोग कह सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन आपका इंफॉर्मेटिव होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन आपका एक प्रॉपर डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक एक चीज़ मेंशन होती है कि हमको कौन सी पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या पर्टिकुलर ड्यूटीज़ हैं जो करनी है इस जॉब के लिए, आपके वर्किंग आवर्स कितने रहेंगे, आपका किस दिन डे ऑफ रहेगा, कितने आपके वर्किंग डेज रहेंगे, आपके लीव के रिगार्डिंग जो भी आपका इंफॉर्मेशन रहेगा, या फिर आपका रेम्यूनरेशन की आपको इन हैंड आपको कितना मिलेगा, आपको कितनी पेड लीव्स मिलेंगी, कितनी नहीं मिलेंगी, और आपको रिपोर्टिंग किनको करना है और कौन से सबॉर्डिनेट्स आपको रिपोर्ट करेंगे। ये सारा ये जो एकदम डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन रहेगा वो आपके जॉब स्पेसिफिकेशन में आता है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है जॉब डिजाइन। बच्चों एचआर डिपार्टमेंट क्या करता है, एनालिसिस डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन के बाद जॉब डिजाइन कराता है, जहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट ये क्लियरली स्टेट करता है कि कौन से टास्क कंप्लीट किए जाने हैं इस जॉब को कंडक्ट करते टाइम। यानी इस जॉब पे जो एम्प्लॉय होगा वो कौन सा टास्क कंप्लीट करेगा, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो वो फुलफिल करेगा, कौन से लोगों को वो रिपोर्ट करेगा, और कैसे कितने टाइम पीरियड में वो गोल्स को अचीव करेगा। यानी कि जॉब डिज़ाइन में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि एक दिन में ये टास्क, ये 5 टास्क, लेट्स सपोज कि ये 5 टास्क इस एम्प्लॉय को इस जॉब पे जो भी एम्प्लॉयड है उसको ये 5 टास्क कंप्लीट करने हैं, और इनको अपने सीनियर को रिपोर्ट करना है या अपने जूनियर से इनको ये
सारा शेड्यूल लेना है और इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक गोल इनको लेना है। जैसे कि सेल्समैन है तो आपने सेल्समैन को ये चीज़ बोल दी कि इस महीने में तुमको कम से कम 60 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट को बेचना है। तो ये आपने जॉब डिज़ाइन उसे दे दिया कि एक महीने के अंदर उसे 60 प्रोडक्ट्स को बेचना है। तो आपने उसे एक स्पेसिफिक गोल दे दिया कि तुमको ये काम करना है इतने टाइम पीरियड के बीच में। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है आपके जॉब डिज़ाइन का। जॉब डिज़ाइन में आपको प्रॉपर टास्क बता दिया जाता है कि कौन से टास्क किस टाइम पीरियड तक खत्म करने हैं, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म करनी है, किन को रिपोर्ट करना है, किन से रिपोर्ट्स लेनी है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को आप फैसिलिटेट करेंगे और कौन से स्पेसिफिक गोल्स को आपको कब तक अटेन करना है। अब हम लोग चलते हैं आपके बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों आपका आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। तो बच्चों जो आपका रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि एक पूल क्रिएट किया जाता है, यानी कि जो लोग हैं, जो इंटरेस्टेड लोग हैं या जो टैलेंटेड लोग हैं जो अभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, उनको हम अट्रैक्ट करते हैं कि आप आइए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ये वैकेंसीज आई हैं, इनमें आप अप्लाई करिए। लेकिन रिक्रूटमेंट में एक चीज बच्चों हमेशा याद रखना, गारंटी नहीं होती है कि जितने लोगों ने अप्लाई किया है उन सबको जॉब दे दी जाएगी। रिक्रूटमेंट में बस एक पूल क्रिएट किया जा रहा है। रिक्रूटमेंट में क्या हो रहा है बच्चों की, जॉब वैकेंसी आपकी है, लेट्स सपोज कि ये जॉब वैकेंसीज आपकी 4 पोस्ट के लिए हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशंस 40 आ गए। तो ये आपका क्या हुआ, ये हो गया रिक्रूटमेंट की 40 लोग इंटरेस्टेड हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन की इन 4 पोस्ट में जॉब करने के लिए। तो अब आप सिर्फ 4 लोगों को ही चूज कर पाओ ना इस पूल में से, आप सिर्फ 4 को चूज कर पाओगे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का फाइनली पार्ट बनेंगे। बाकी के एम्प्लॉयज या बाकी के एम्प्लॉयज नहीं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, आप उनको चूज नहीं करेंगे। तो रिक्रूटमेंट में क्या हुआ, गारंटी नहीं मिली। रिक्रूटमेंट में बस ये हुआ कि ये इंटरेस्टेड हैं, इतने लोग इंटरेस्टेड हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने के लिए। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने अट्रैक्ट किया इतने लोगों को अपने यहाँ आने के लिए। अब इन 40 लोगों में से आप मोस्ट डिजर्विंग 4 कैंडिडेट्स को चूज करेंगे। फिर आता है आपका सिलेक्शन। तो सिलेक्शन में क्या होता है कि आपने क्या किया, रिक्रूटमेंट प्रोसेस जब शुरू हुआ तो 40 एप्लीकेशंस आपके पास थे, आपने वेरियस काइंड्स ऑफ टेस्ट किए, इंटरव्यू किया, आपने एक स्क्रीनिंग की, आपने ये देखा कि हाँ ये 40 लोग जिन्होंने अप्लाई किया है इसमें से मोस्ट क्वालिफाइड एंड मोस्ट सूटेड, सबसे ज़्यादा सूट कर रहे हैं हमारे रिक्वायरमेंट्स को जॉब के, वो सिर्फ 15 लोग हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपके सिर्फ 15 लोग जाते हैं। अब इन 15 लोगों का आप स्क्रीनिंग करते हो, टेस्ट करते हो, इंटरव्यू लेते हो, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, तब जाके आप फाइनली इन 15 में से बेस्ट 4 को आप चूज करके फाइनली प्लेस करते हो, यानी प्लेसमेंट होता है, जो कि आपका फाइनल होता है कि प्लेसमेंट आप उन 15 में से 4 को चूज करते हो। तो रिक्रूटमेंट में मेन चीज़ ये रहती है कि आपको कोई गारंटी नहीं रहती कि अगर आपने अप्लाई किया तो आप ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट हो गए। आपने बस एक पूल क्रिएट किया है, आप उस पूल का पार्ट हो। एचआर डिपार्टमेंट ने एक पूल क्रिएट कर दिया इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स का। तो रिक्रूटमेंट में जॉब की गारंटी नहीं होती। सिलेक्शन में फाइनली ये पता चलता है कि कौन से मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, और सिलेक्शन में ही फाइनल कैंडिडेट्स को चूज किया जाता है। और सिलेक्शन में जो फाइनल कैंडिडेट चूज किया जाता है, जब उसको जॉब ऑफर दे दिया जाता है, देने के बाद जब उसका ओरिएंटेशन हो जाता है, उसको फाइनली जॉब पे लाया जाता है, तब वो होता है उनका प्लेसमेंट। यानी कि जब जॉब ऑफर मिल जाता है तब आपका प्लेसमेंट माना जाता है। तो रिक्रूटमेंट बच्चों आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रिक्रूटमेंट से क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। एक क्वेश्चन आपका आता है, वो होता है आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस, और दूसरा होता है मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो हम पहले मेथड्स की बात कर लेते हैं। तो मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट में
आपके दो टाइप्स के मेथड्स होते हैं बच्चों, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इंटरनल में आपका रिक्रूटमेंट कैसे होता है? इंटरनल में जब बच्चों रिक्रूटमेंट की बात आती है, इंटरनल रिक्रूटमेंट की, तो उसमें क्या होता है कि आपके ट्रांसफर्स, प्रमोशन एंड डिमोशन, तो ये तीन जो होते हैं होते हैं आपके इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट और इंटरनल मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ट्रांसफर में क्या होता है? ट्रांसफर आपका एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। सेम आपका पोस्ट रहेगा, आपका जॉब टाइटल सेम रहेगा, सेम पोस्ट रहेगा, सेम वर्क रहेगा, सेम सैलरी रहेगी, बस आपको एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में डाल दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप पहले लखनऊ ब्रांच में एज एन अकाउंटेंट काम कर रहे थे, तो फिर आपका ट्रांसफर दिल्ली कर दिया जाएगा, वहां पे भी आप एज एन अकाउंटेंट ही काम करेंगे। जो सैलरी आपको लखनऊ मिल रही थी वही सैलरी आपको दिल्ली में भी मिलेगी, बस लोकेशन आपका चेंज हो जाएगा। प्रमोशन जो होता है बच्चों, ये होता है आपका वर्टिकल मूवमेंट। ट्रांसफर आपका हॉरिजॉन्टल है, प्रमोशन आपका वर्टिकल अपवर्ड मूवमेंट है। अपवर्ड मूवमेंट कैसे? कि अगर आप पहले अकाउंटेंट थे तो आपको एक आपका काम अच्छा था, आपके काम की अचीवमेंट्स अच्छी थी, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, और आपके ऊपर जो सीनियर है उसकी पोस्ट वेकेंट हो गई है और आप एलिजिबल हो वहां पे जाने के लिए, तो आपको प्रमोट कर दिया जाता है, आपको अपवर्ड मूवमेंट एक दे दिया जाता है। जहां पे आप अगर अकाउंटेंट थे तो अकाउंटेंट से आपको फाइनेंस मैनेजर लेट सपोज बना दिया जाएगा। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर थे, आप प्रीवियस फाइनेंस मैनेजर के असिस्टेंट थे, तो आपको फाइनेंस मैनेजर बना दिया गया। तो यहाँ पे आपका जॉब टाइटल इंक्रीज होता है, आपकी सैलरी इंक्रीज होती है, आपके पर्क्स इंक्रीज होते हैं, साथ ही साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इंक्रीज होती है और रिस्पेक्ट में भी आपको इंक्रीज मिलता है। डिमोशन आपका डाउनवर्ड मूवमेंट होता है वर्टिकली, जहां पे आपका पहले आप एक हायर पोस्ट पे होते हो, उसके बाद आपको रिमूव करके या रिड्यूस करके एक लोअर पोस्ट दे दी जाती है। जैसे कि अगर एक फाइनेंस मैनेजर था बट उसका काम अच्छा नहीं लगा ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, या कुछ भी रीजन था कि वो सही तरीके से अपनी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं कर पाया, तो उसको वापस से असिस्टेंट के तौर पे डिमोट कर दिया जाता है। तो जब डिमोशन होता है बच्चों, तो डिमोशन में आपका जॉब टाइटल डिक्रीज होता है, सैलरी डिक्रीज होती है, रिस्पेक्ट एंड अथॉरिटी डिक्रीज होती है, साथ ही साथ ये एक नेगेटिव इमोशन भी लाता है और आपका जो ड्यूटीज होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो भी डिक्रीज होता है। फिर आते हैं आपके एक्सटर्नल सोर्सेस या मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ये आपके कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि वॉक इन इंटरव्यू हो गया, कैंपस रिक्रूटमेंट हो गया, या फिर एम्प्लॉय रेफरल्स हो गया, एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू आपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया। तो वॉक इन इंटरव्यू में क्या होता है कि आप ये इन्फॉर्म कर देते हैं कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ वैकेंसीज हैं, वो आ सकते हैं, अपने क्वालिफिकेशंस के हिसाब से इंटरव्यू दे सकते हैं, एंड इफ सेलेक्टेड उनको चूज कर लिया जाएगा। कैंपस रिक्रूटमेंट में सबको पता है कि यूनिवर्सिटीज में जाके ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट करती हैं फ्रेश टैलेंट का। एम्प्लॉय रेफरल्स ऐसे पर्टिकुलर रेफरल्स होते हैं जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन रीच आउट करती है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये वैकेंसीज हैं, ये हमारा रिक्वायरमेंट है, ये क्वालिफिकेशनल रिक्वायरमेंट है, स्किल रिक्वायरमेंट है। इसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास अनएम्प्लॉयड लोगों का जो लिस्ट है, तो आप हमारी रिक्वायरमेंट से मैच करके उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं या उनका नंबर हमें दे सकते हैं, हम उन्हें डायरेक्टली रीच कर सकते हैं फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। फिर एडवर्टीजमेंट्स होता है, न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट्स आपने डलवा दिया, ऑनलाइन अपनी साइट पे एडवर्टीजमेंट डाल दिया वैकेंसी के लिए, या होर्डिंग्स लगवा दी, तो एडवर्टाइज किया जाता है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। तो ये होते हैं आपके एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक बच्चों आता है एक आपका बच्चों रहता है प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट।
तो प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं, एचआर डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई करता है कि कितना रिक्वायरमेंट है, कितने एम्प्लॉयज को, कितने वर्कर्स को हमको रिक्रूट करना है, क्या उनका क्वालिफिकेशन होना चाहिए और कितने टाइम पीरियड के अंदर हमको रिक्रूट कर लेना है। पहले आप नीड को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर आपका आता है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस आप करते हैं, एचआर डिपार्टमेंट एनालाइज करेगा, फिर डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करेगा और उस हिसाब से प्लान करेगा। एचआर प्लान करेगा कि हमको कहाँ से रिक्रूट करना है। हम इंटरनल सोर्सेज से रिक्रूट करेंगे कि हम एक्सटर्नल सोर्सेज से रिक्रूट करेंगे और हम कितने टाइम पीरियड में रिक्रूटमेंट करेंगे, ये सारी चीज़ें प्लान होती हैं। फिर फिर जाके जॉब ओपनिंग्स को पोस्ट किया जाता है, फिर इंटरव्यूज होते हैं। इंटरव्यू के बाद जो कैंडिडेट्स मोस्ट डिजर्विंग हैं उनको लिया जाता है। फिर सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होता है। सिलेक्शन प्रोसेस में फाइनली मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट को चूज किया जाता है। उसके बाद उसको जॉब ऑफर प्रोवाइड किया जाता है। जॉब ऑफर के बाद लास्ट स्टेप आपका आता है, वो होता है उनको पूरी तरीके से ओरिएंट या उनका इंडक्शन, कि उनको जब आप ऑर्गेनाइजेशन में लाते हैं, आप ओरिएंट कराते हैं, आप उनका इंट्रोडक्शन कराते हैं, उनको ऐसा फील कराते हैं कि हाँ हम इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं। तो ये आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आता है। फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आपका बच्चों है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। बच्चों एचआर डिपार्टमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी कंडक्ट कराता है अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज एंड न्यू एम्प्लॉयज दोनों के लिए। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या होता है, जैसे जैसे आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होती हैं, वर्किंग कंडीशंस चेंज होती हैं, तो वैसे ही ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का रिक्वायरमेंट भी होता है। यानी कि पुराने तरीकों से नए तरीकों की तरफ मूव करते हैं लोग, तो उसके लिए न्यू स्किल्स का डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है। लेकिन जो लोग पहले से काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अगर उनको आप न्यू स्किल्स नहीं सिखाएंगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशनल वर्क जो है वो हैम्पर होगा। वहीं पे आपके जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं, अगर वो डे टू डे एडवांसमेंट्स, डे टू डे मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स से रूबरू हैं, उनको पता है कि क्या न्यू स्किल्स आई हैं, क्या न्यू वर्किंग कंडीशंस हैं, क्या न्यू ट्रेंड्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो फिर वो क्या करते हैं कि वो उस तरीके से खुद को अडेप्ट करके अगर वो स्किल्स गेन कर लेते हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशनल वर्क को इम्प्रूव करते हैं। तो इसी वजह से एचआर डिपार्टमेंट क्या करता है, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कंडक्ट कराता है अपने एग्जिस्टिंग एंड न्यू एम्प्लॉयज के लिए, ताकि जो भी नई स्किल्स हैं, जो क्वालिफिकेशंस है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके या अचीव करने में इम्प्रूवमेंट आए, तो उनको एम्प्लॉयज़ को ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम कराए जाते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो नए स्किल सीखें, नई क्वालिफिकेशन सीखें और उनका पर्सनली भी एक करियर ग्रोथ का चांस इंक्रीज हो। फिर ट्रेनिंग मेथड्स की अगर बात करें तो बहुत सारे ट्रेनिंग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं इसके, जैसे लेक्चर्स हो गया, वेबिनार्स हो गया, ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो गया, या फिर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग हो गया, या रोल प्लेइंग हो गया, ग्रुप डिस्कशंस हो गया, या प्रॉपर क्लासेस हो गई, जैसे कि सर्टिफिकेट कोर्सेज कराना। तो ये सारे क्या, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग मेथड्स हैं जो एचआर डिपार्टमेंट कराता रहता है। वर्कशॉप्स हो गई, ई लर्निंग हो गया, ये कराए जाते हैं टू इंश्योर कि जो एम्प्लॉयज हैं वो नए स्किल्स डेवलप कर सके, ताकि उनका जो काम है वो अच्छे तरीके से हो सके और ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट रहे। फिर अब बात करते हैं बच्चों आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल की।
बच्चों, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? होता क्या है, कोई एम्प्लॉय अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वो काफी टाइम से काम कर रहा है बस, बट एक टाइम के बाद ऐसा सीन होता है, ऐसा सिचुएशन आता है कि एम्प्लॉय को लगता है कि मैं बस काम कर रहा हूँ, सैलरी ले रहा हूँ, बट मेरे एफर्ट्स को, मेरी मेहनत को कहीं अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि क्या जो मैं काम कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, क्या लोग मेरे काम से खुश हैं कि नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि कहीं न कहीं जो एम्प्लॉयी है वो नेगेटिव माइंडसेट में चला जाता है, या फिर वो बोर हो जाता है, या फिर उसको लगता है कि मे बी मैं इतना अच्छा काम यहाँ नहीं कर रहा, तो मेरा ये कोई रिकग्निशन नहीं हो रहा है, मेरा कोई मेरे काम को रिकग्नाइज नहीं किया जा रहा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एचआर डिपार्टमेंट क्या करता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे किया जाता है? बोनस प्रोवाइड करके, या फिर रिवॉर्ड्स दे के। जैसे रिवॉर्ड्स जैसे होते हैं ना, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, या प्रमोशंस दे के, या बेटर प्लेस पे ट्रांसफर करके, या इंसेंटिव्स इंसेंटिव्स इंक्रीज कर दिए या बोनस दे दिया। तो टाइम टू टाइम एचआर डिपार्टमेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोनस देता है, या फिर मंथली इंसेंटिव्स देता है, या मंथली परफॉर्मेंस अगर एम्प्लॉय का अच्छा है तो बेस सैलरी के साथ उनको उनके बेटर परफॉर्मेंस के हिसाब से एक पर्टिकुलर परसेंटेज के रेट में उनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिया जाता है, मॉनेटरी इंसेंटिव दिया जाता है, या फिर पेड लीव्स दी जाती हैं, या वेकेशंस दी जाती है। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के। परफॉर्मेंस अप्रेजल जानबूझ के किया जाता है कि एम्प्लॉय को ये पता रहे कि हाँ, मैंने एफर्ट किया, तो ऑर्गेनाइजेशन ने उस एफर्ट को आइडेंटिफाई किया, रिकग्नाइज किया, मुझे रिवॉर्ड दिया। तो इससे एम्प्लॉय के अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट आता है कि मैंने अगर 5% का एफर्ट दिया था तो मुझे 5% का रिवॉर्ड मिला। तो अब नेक्स्ट टाइम, अगली बार मैं अपना 100% दूंगा तो मुझे और अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। तो एम्प्लॉय का जब ये पॉजिटिव माइंडसेट बढ़ता है तो फिर वो और ज़्यादा हार्ड वर्क करता है और ज़्यादा एफर्ट्स देता है, जो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करता है बच्चों। और एम्प्लॉय का भी पर्सनल गोल एंड ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है कि उसे रिवॉर्ड मिल रहा है, उसे आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है, उसे चाहे तो मॉनेटरी रिवॉर्ड मिल रहा है, साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड मिल रहा है, उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उसको अचीवमेंट्स मिल रही हैं, तो एम्प्लॉय भी खुश है, ऑर्गेनाइजेशन भी खुश है। इसीलिए परफॉर्मेंस अप्रेजल को प्रॉपर वे में कंडक्ट करता है एचआर डिपार्टमेंट, टू मेक श्योर कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो खुश हैं। अल्टीमेटली परफॉर्मेंस अप्रेजल की वजह से एम्प्लॉयज जो है एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट अपने चारों तरफ पाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत पॉजिटिव वर्क कल्चर बन जाता है, जहाँ एम्प्लॉयज खुशी खुशी काम करते हैं, किसी प्रेशर में काम नहीं करते, वो अपनी खुशी से काम करते हैं, अपनी खुशी से एक्स्ट्रा एफर्ट्स देते हैं, जो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स इंक्रीज करता है, और उसी का प्रॉफिट का एक पार्ट इनको एज अ अप्रेजल मिलता है। तो अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो है नेक्स्ट टॉपिक आपका बच्चों, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका कॉम्पनसेशन प्लानिंग। तो बच्चों, कॉम्पनसेशन क्या होता है कि कॉम्पनसेशन, कोई भी एम्प्लॉय अगर आपके यहाँ काम कर रहा है तो फ्री में तो काम करेगा नहीं, आप उसे कुछ ना कुछ रेम्युनरेशन देते हो, कुछ ना कुछ पैसा देते हो, सैलरी देते हो। तो ये जो कॉम्पनसेशन आप पे करते हो एम्प्लॉय के एक्सपर्टीज के अगेंस्ट, ये प्रॉपर वे में प्लान होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ कोई एम्प्लॉय आ रहा है काम करने के लिए, लेट्स से अकाउंटेंट है, तो आप उसे अपने मर्जी से कुछ भी पैसे महीने का दे दो कि हम आपको महीने का सिर्फ 20,000 देंगे, या हम महीने का आपको 1 लाख रुपए देंगे। आप प्रॉपर प्लानिंग करते हो, आप देखते हो कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो सेम पोस्ट पे क्या सैलरी दे रहे हैं,
क्या इंसेंटिव्स दे रहे हैं, क्या प्रमोशन उनको मिल रहा है या कैसे बोनस दे रहे हैं। आप ये चेक करते हो कि जो जॉब हम दे रहे हैं एम्प्लॉय को, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या ड्यूटीज हैं, कौन सा काम एम्प्लॉय करेगा, किन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करेगा, किन ड्यूटीज को फुलफिल करेगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसे रेम्यूनरेट करें, कॉम्पनसेट करें। तो एक फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी हम क्रिएट करते हैं। तो कॉम्पनसेशन प्लानिंग इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपने अपने कॉम्पिटिटर्स से कम पैसा कॉम्पनसेट किया अपने एम्प्लॉयज़ को, तो एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ आने के बजाय कॉम्पिटिटर्स के पास जाना पसंद करेंगे। और अगर आपने बहुत ज़्यादा कॉम्पनसेशन दे दिया, बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में अपने एम्प्लॉयज़ को, तो आप कहीं ना कहीं लॉस में जाओगे, क्योंकि आपका जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होगा। जो काम कॉम्पिटिटर्स कम पैसे में करा रहे हैं, आप उसी का डबल पैसा अगर दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप लॉस में जा रहे हो। तो कॉम्पनसेशन प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि कॉम्पिटिटर्स से आप एडवांटेज पे भी रहो, बट कहीं पे भी आपका लॉस ना हो और एम्प्लॉय वो भी फुली सेटिस्फाइड रहे। फिर बच्चों आपका नेक्स्ट टॉपिक इज तो आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एचआर के लिए वो कंप्लीट हो गए बच्चों। तो ये आपका लास्ट मिनट रिविजन वीडियो था, जिसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके ह्यूमन रिसोर्स सब्जेक्ट के फॉर सेमेस्टर एग्जाम वो हमने डिस्कस किए हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था एंड आपके डाउट्स क्लियर हो गए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू।